Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2. So honestly, I would like to say to you all, I know आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली मेन मुद्दे की बात पे आएंगे. बट उससे मतलब उसको शुरू करने से पहले वुड लाइक टू टेल यू ऑल here I'm going to give you two PDF कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे और एक ही पार्ट में करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो बुक वन जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका ये सारा का सारा PDF आई जस्ट कलेक्टेड इन वन एंड गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल. पहली बात तो ये कार्टून बेस्ड की चिंता मत करो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर आप ये दोनों PDF भी ढंग से पढ़ते हो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ. फिर हम लास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे. सो चैप्टर शुरू होते ही एक्चुअली ये कार्टून की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बिकॉज अब आपका ये वाला चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है. सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिमूव दिस वन और हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे पता है दिस इज फ्रॉम योर राइज जहाँ पे होता है चाइना की पावर का, उससे रिलेटेड है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्टून में आप देख रहे हो कि दिस इज वियतनाम एंड दिस इज यूएस. ठीक है. तो वियतनाम यूएस पे फाइट बैक करता है. क्यों? बिकॉज अमेरिका ने एक मिस एडवेंचर किया था वियतनाम में. ये जबरदस्ती वियतनाम के वॉर में घुस जाता है. ठीक है. अब वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो इसमें फिर क्लैश हो जाता है. तो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के लिंडन बी जॉनसन. तो अमेरिका इसमें कोशिश करता है अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे इम्पोज करने की. बट ये अमेरिका को भारी पड़ जाता है इंटरवेंशन. तो 73 के अराउंड अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था जो वियतनाम वॉर हो रहा था. एंड इन स्पाइट ऑफ कितना पावरफुल है अमेरिका, उसकी ट्रूप्स फोर्स सब कुछ, अमेरिका अपनी ही लैंड पे जो है अपना खुद का वॉर हार गया था. ये वर्ल्ड शेम लाता है अमेरिका के लिए. सो अमेरिकन सिटीजन अपोज दिस वॉर एंड 71% जो अमेरिकन थे उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो यूएस अपने ऑब्जेक्टिव्स को, पीस सेटलमेंट जो उसने उस वक्त साइन किए थे, उन सबको पूरा करने में फेल हो जाता है. एंड अनदर रीजन इज दैट यूएस ने सोचा यार वियतनाम तो छोटी सी कंट्री है, हम तो अपना कब्जा कर ही लेंगे, बट वाज नॉट एबल टू डू इट. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज द कार्टून बेसिकली ट्राई टू इंडिकेट हियर. तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका एंड वियतनाम का जो क्लैश है वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. हु वॉज द यूएस प्रेसिडेंट बैक देन? वी ऑल नो. अभी हम यहाँ पे नाम पढ़ रहे थे उनका, लिंडन बी जॉनसन जो है उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे. What was America trying to do? America was trying to show the hegemony of its country over Vietnam by interfering into the internal matter. Why it is called misadventure? Because US एंटर किया था किसके उस इंटेंशन से कि अरे भाई हम जाएंगे इनको हरा कर आएंगे, और भारी इनको पड़ जाता है खुद से. फिर है व्हाट वर द रीजंस फॉर अमेरिकाज लॉस इन वियतनाम वॉर. ये इसका रीजन ये हुआ कि इनके खुद के सिटीजन ने इनके खिलाफ जो है फिर वोट दिया था, जो उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बी जॉनसन के खिलाफ. ठीक है. तो ये हो गया पहला. Which nature of US hegemony it's reflected here? तो यहाँ पे एक्चुअली ये मेंशन भी है US constant to hegemony is somewhere. यहाँ पे वो मिलिट्री hegemony establish करने की कोशिश कर रहा था. Which constant of US hegemony is seen here? तो इसका हम बोल सकते हैं US constant to objectives and peace settlement that was signed, and इनका ये constant यहाँ पे फेल होता हुआ दिखता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है, ये PDF है पुराना. ठीक है. मतलब हमारे आई यूज टू डू वन पेपर यूज किया करती थी मैं, तो उसका PDF है. तो मुझे काफी सारी चीजें आपकी देखने पड़ेंगी कि कौन सी इस बार है या नहीं है. ठीक है. अब बचा ये वाला कार्टून. ये यूएस फॉरेन पॉलिसी को लेकर के है, और जहां तक मैं जानती हूँ ये वाला चैप्टर हट गया है. सो यू डोंट नीड टू डू दिस वन. वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट. दिस इज वेरी फेमस कार्टून. तो ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग बना हुआ है, ये फिंगर है, ये वो न्याय वाला तराजू है हमारा, एंड दिस बिग मैन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Country represented here as a giant thumb is a USA, as I mentioned earlier. ये शो कर रहा है कि यूएस का पावर है, ये किसी को भी अपने पावर तले कुचल सकता है. तो ये शो करता है कि लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, सब इनके हाथ में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काफी छोटा दिखाया ना,
और ये फिंगर काफी ज्यादा जाइंट है, दिस इज यूएस इटसेल्फ, says UN also cannot intervene into their decision. अब which country is represented as thumb? USA आप यहाँ पे लिखेंगे. What does cartoons convey? ये कार्टून कन्वे करता है यूएसए की hegemony in the world. Mention any one operation of this country. तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आप मेंशन कर सकते हो. Which part of the world is the cartoonist is talking about? तो ये मेनली बात कर रहा है हमारी, वैसे तो इसने एंटायर वर्ल्ड को यहाँ पे शो किया हुआ है. सो हाउ कैन यूएस हेजेमनी बी ओवरकम? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, यूएस की हेजेमनी ओवरकम की जा सकती है अगर बाकी प्लेयर्स आ गए और यूएन ने अगर एक्टिव रोल अपना प्ले किया तो. अब आता है हमारा, दिस इज अनदर कार्टून एंड अगेन यू डोंट नीड टू डू दिस आई थिंक, अदरवाइज लेट्स डू दिस. नहीं, एक्चुअली स्किप कर सकते हैं. ये आया अभी हमारा EU का. ऑल्सो वी नीड टू डू दिस बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज के एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले से के अलावा कोल्ड वॉर से ना करवा रही हूँ मैं. देखो ये जोकर है, यहाँ पिक्चर नहीं होगी, आप अपने बुक में चेक कर सकते हो. ये कार्टून शो करता है वेल स्टैब्लिश्ड यूएस की हेजेमनी है यूनिपोलर वर्ल्ड में, यानी कि सिर्फ एक सुपर पावर डोमिनेट कर रही है. सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज है ये एंड यूएस बहुत सालों से परफॉर्म कर रहा है. तो यूएस टिका रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये सुपर पावर है एंड पूरी की पूरी दुनिया जो है वो देखेगी एंड कुछ नहीं कर पाएगी. तो मेगा स्टेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, लाइक चाइना देखो पर्दे के पीछे है यहाँ पे, ये चाइना एक्चुअली है, रशिया है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है. ये फॉलो कर रहे हैं हाइड स्ट्रैटेजी. हाइड स्ट्रैटेजी स्टूडेंट इज अ टर्म दैट वी यूज हियर इन द कॉन्टेक्स्ट कि छिपे रहो एंड क्योंकि बाहर आओगे तो सामने पावरफुल तो ये है ना, तो अभी टक्कर लेने के लायक भी नहीं है बट ऑल्सो इतने छोटे प्लेयर भी नहीं है, तो ये छुपे रहते थे उस वक्त. चाइना एक मेगा स्टेट है, अल्टरनेटिव पोटेंशियल थ्रेट है यूएस का. जिस वक्त की आपकी बुक है उस वक्त अल्टरनेटिव, बट आज के टाइम पे ये क्लियर होने लगा है कि या चाइना कुड बी द वन. सो ये क्यों में वेट कर रहा है. नाउ योर 15 मिनट आर ऑलमोस्ट अप सैमी. Here describes US. Uncle Sam was the meat provider to soldiers during the civil fight for slavery here. So he is the one, जब ये क्योंकि प्ले कर रहे हैं तो ये अपने सोल्जर्स को जो है वो रोटी खिला पा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज गिवन यू. How long do you think the USA will stay on the superpower stage here? So actually इस question का answer देना difficult because ये projection दे रहा है. But we can say alternative powers emerge हो रही है, so maybe US की hegemony बहुत जल्द खत्म होगी. Except China, who can be shown as a waiting in the wings. तो beside China we have India, ठीक है, we have Russia, we have EU. ये सब आप मेंशन कर सकते हो. What is shown in the cartoon? Again दिखाओ कि USA जो है वो सालों से परफॉर्म कर रहा है एंड ये सारी जो कंट्रीज हैं वो पीछे हाइड स्ट्रैटेजी यूज करके वेट कर रही हैं. Why China has been shown waiting? Because US अभी भी डोमिनेट कर रहा है. China is the alternative one, so let's see China को आगे आने का मौका कब मिलेगा. Your 15 minutes are almost up, Semi. Who is Semi? Semi यहाँ पे USA है. This is one actually performing. Do you think China is capable enough to the biggest alternatives to this superpower? अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? जो पोटेंशियल चाइना में दिख रहा है, जो इन फ्यूचर यूएस को टैकल कर सकता है और अल्टरनेट कर सकता है, वो आपको देखनी है. जैसे कि चाइना की इकोनॉमी ड्रास्टिकली लास्ट फ्यू इयर्स में बढ़ी है और वो मिलिट्री प्रोडक्शन उसका अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी के लिए बूस्टअप कर रहे हैं, इसने आइसोलेशन अपना खत्म कर दिया है, दे इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब आप डाल सकते हो. What is the height strategy? How it is different from the bandwagon strategy? I told you all. Height strategy by chance ले लेते हैं, आपको bandwagon strategy नहीं पता है, आप height strategy में लिखोगे कि जब आप दुश्मन से डायरेक्ट फेस करने के कैपेबल नहीं हो, बट या यू कैन स्टैंड अगेंस्ट देम. So you are waiting for your chance. That is the height strategy. के hegemony में सामने से दुश्मनी मत लो बिकॉज वो भारी पड़ेगी सुपर पावर से, सो हम छिप के अपना काम करेंगे. ये हाइट स्ट्रैटेजी था. अब ये वाला कार्टून बड़ा फेमस है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट ये कितने स्टार्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शिप क्या है एंड ये पहाड़ क्या है.
इस कार्टून को समझना भी बड़ा आसान है। कार्टून यहाँ पे एक्चुअली यूरोपियन यूनियन को दिखाता है, ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, तो ये कैसे फेल हुए, क्योंकि ईयू ने फॉर्म करने की कोशिश की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था, बट नॉट ऑल कंट्री का जो रिजोल्यूशन है वो मैच करता है ईयू के से। तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ईयू की एक्चुअली फेलियर को दिखाते हैं। तो इनकी कॉमन करेंसी है, एंथम है, फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन। तो टाइटैनिक शिप दिखाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग बना हुआ है इस पे, पोर्ट्रे करता है कि ये डूबेगा और ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया क्योंकि बीच में पहाड़ आ गए। तो सिमिलरली वी कैन से ईयू फेल हो गया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। नाउ देयर आर 15 स्टार्स इन द कार्टून। 15 स्टार्स, 15 जो इसके पुराने मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक हियर, सॉरी स्टूडेंट्स, 15 नहीं है, वही मैं बोलूँ 12 है, 12 मेंबर्स को इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी 12 ही होना चाहिए था। तो देर आर 12 स्टार्स इन द EU फ्लैग नाउ, इट्स अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। बाय दैट टाइम 15 थे बट अब 12 हैं, और आपको 12 ही लिखने हैं, आपको 15 नहीं लिखने हैं। तो ये परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, तो आप एक एब्रीविएशन कर सकते हो PCU, ठीक है। तो परफेक्शन, कंप्लीटनेस, यूनिटी को सिग्निफाई करते हैं। So what is the why the attempt to make a constitution by EU is compared to the Titanic? Because Titanic भी एक टाइम पर डूब गया था, और जिस तरीके से EU ने कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की लेकिन बन नहीं पाया, तो उसका प्लान और ऑब्जेक्टिव भी फेल हो गया, जस्ट लाइक टाइटैनिक। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द कार्टून एंड व्हाई? 12 हैं, PCU को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि 12 मेंबर हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द EU फ्लैग हियर? ठीक है, सो EU फ्लैग में 12 हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन करेंसी जो ऑप्ट की है EU ने। तो EU को हम सब जानते हैं, इन्होंने यूरो जो है वो ऑप्ट किया है। हु मेड एन एग्जिट फ्रॉम द EU रिसेंटली? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप जो है वो ब्रिटेन लिख सकते हो, फील फ्री टू राइट दिस, क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है। अब नेक्स्ट कार्टून की बात करते हैं, दिस वन, प्रेटी सिंपल, ये चाइना की वॉल है, ड्रैगन है, यहाँ पे ये छोटा सा लीडर हमने देखना है कौन है। तो ये चाइना को दिखाता है विद द सिंबल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ड्रैगन। तो ये चाइना का इकोनॉमिक राइज दिखा रहा है। चाइना ने क्योंकि कम्युनिज्म ऑप्ट किया था, स्टेट कंट्रोल, ये कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को, उनको दिखाते हैं। सो दैट्स वाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चाइना क्योंकि आइसोलेट रहता है, इसने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से उसको कोई लेना देना नहीं है। बट आफ्टर 1978 रिफॉर्म हम देखते हैं चाइना ने अपना आइसोलेशनिज्म खत्म किया, डेवलप किया इट्स रिलेशन विद अमेरिका। ये शो करता है कि चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है सिंस देन कैसे होता है। द मैन हु इज ट्राइंग टू स्टॉप हियर इज, अच्छा ये बड़ा जरूरी है, ली कॉन यू, PM ऑफ सिंगापुर, ठीक है। बिकॉज ये कम्युनिज्म चाहते थे, ही वांट्स ओनली कम्युनिज्म, ही डज नॉट वांट चाइना टू स्टेप इन। सिंगापुर में भी क्योंकि चाइना में एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। तो चाइना डिड नॉट गो फॉर अ शॉक थेरेपी क्योंकि एज इट स्लोली ओपन द इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। शॉक थेरेपी आप सबको पता है एंडो बाइपोलैरिटी में देखा था, जब रशिया ने अपनी इकोनॉमी तुरंत कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म के लिए खोल दी थी, तो वहां पे शॉक थेरेपी आई थी और इनकी इकोनॉमी को काफी धक्का लगा था। तो वो चीज चाइना ने नहीं की, ग्रेजुअली इन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली, सो दे आर जस्ट प्रोग्रेसिंग। Which two symbol helped in identifying the country? Dragon and a Great China Wall. What is this cartoon survey कि किस तरीके से सिंगापुर के जो PM हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, वो कम्युनिज्म चाहते हैं लेकिन चाइना को अंदर नहीं चाहते, तो ये चाइना का इंटरफेरेंस अंदर नहीं चाहते। ड्रैगन को कौन रोक रहा है? अगेन PM ऑफ सिंगापुर। Did this country go for a shock therapy? Your answer should be no, नहीं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप खोला था। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों का कम टाइम में और सही करना चाहिए। चाइनीज बाइसिकल, चाइना, लेट्स सी, यहाँ पे कम्युनिज्म का सिंबल है और ये हमारा कैपिटलिज्म, और आप बोल सकते हैं डॉलर को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना दिखाता है बिफोर एंड आफ्टर 1978, क्योंकि चाइना ने पहले फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइक FDI, ठीक है, ये रोक के रखा था। लेटर ऑन इसने अपनी इकोनॉमी खोल ली। तो चाइना चूंकि लार्जेस्ट यूजर है बाइसिकल का, तो इनका जो व्हील है वो शो करता है हैमर पहला,
एंड सिकल जो माओ को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड व्हील जो है कैपिटलिस्ट सिंबल यानी कि डॉलर, जो कि आया था हु जिनातो जिन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो कैसे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करते हैं चाइना में और बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये कार्टून इनफैक्ट बड़ा सिंपल है समझना। So when does the what does the cartoon show? Again, the balance of China, that how they opted for after 1978 Dawn strategy of 9. When did China change its ideology? You have to answer after 1978. ठीक है? Did China go for a shock therapy? Your answer should be no here. Why reforms were needed in China? Because China की economy जो है उसमें stagnation आ गया था, ठीक है? Unemployment at its peak and many other factors that you can involve, ठीक है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। नाउ दिस इज माय फेवरेट कार्टून, आता भी काफी बार है ये एग्जामिनर्स का भी, क्योंकि फेवरेट कार्टून है। ये शो करता है डुअल रोल ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ एज अ प्रेसिडेंट। आपको पता है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम बनी रही, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता था कि प्रेसिडेंट को जब चाहे, मतलब प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे हटा दिया जाता था, और जो भी जनरल आता था वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेता था, ठीक है? तो ये इक्वेशन बताती है डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर देन ओनली प्रेसिडेंट। तो मुशर्रफ जैसे कि आए थे कंट्री में, मिलिट्रीली हेड किया था इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटली डील किया था, दोनों ही जगह पे काफी अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि प्रेसिडेंट का सर्वाइवल इजी नहीं होता है विदाउट मिलिट्री सपोर्ट इन पाकिस्तान, तो 1999 में इन्होंने मिलिट्री कूप की, लेटर अपना रूल स्टैब्लिश किया, और फिर जो है हम देखते हैं पाकिस्तान एज अ फील्ड डेमोक्रेसी आती है यहाँ पे। तो व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है कि विदाउट मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी गद्दी पे नहीं बैठ पाता है। so, जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये परवेज मुशर्रफ है, ये मिलिट्री है, अगर ये दोनों नहीं रहे तो पावर जीरो होगी, ठीक है? तो ये मिलिट्री हेड हो गए और ये मुशर्रफ हो गए, ठीक है? अगर ये रहे तो पावर एक, एंड व्हाट इफ अगर ये दोनों रहे, तो पावर डबल हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज शोइंग, व्हाट दिस द मैन शोज हियर, अगेन द पावर इक्वेशन। व्हाट डज द इक्वेशन स्पीक्स अबाउट द डोमिनेशन ऑफ अ मिलिट्री। if military and president we can say aligns, then they will be able to run the government. Why democracy could not be established in Pakistan? Because वहाँ के leaders में aristocracy थी, हम ये पढ़ चुके हैं, and middle class clergy थे, and more they were about the powers and not having the strong enough leadership. Why US do not want Pakistan to have a democracy? Because at the end क्योंकि मिलिट्री रहेगी तो टेररिज्म अंडर कंट्रोल रहेगा, और टेररिस्ट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में लगेंगे, और वो हाथ में नहीं लगेंगे तो वेस्ट सेफ रहेगा हमारा, मतलब सेफ रहेगा हमारा। अब ये आ जाता है, ठीक है? ये हमारा मेन सिन्हालीज वगैरह वाला कार्टून है। तो ये कार्टून डिपिक्ट करता है श्रीलंका को, ये श्रीलंका के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियलम सिन्हालाज। लॉइन डिनोट्स सिन्हालाज कम्युनिटी, टाइगर डिनोट्स एलटीटी। ये डिमांड कर रहे हैं सेपरेट कंट्री की, और किस तरीके से लीडरशिप जो है वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल एक्टर्स यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्वे, आइसलैंड, यहाँ पे पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ दिस श्रीलंका एंटायरली डिपेंड्स अपॉन के सिन्हालीज एंड तमिलियंस में जो है वो बैलेंस कैसे बना रहता है। कौन सी कंट्री शो हुई है यहाँ पे? श्रीलंका। यू वुड बी राइटिंग हियर व्हाट डज रिप्रेजेंट द बैलेंस, और द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली प्रेजेंट करता है। LTTE, it should be the answer, simple, Liberation Tigers of Tamil Eelam, ये आप लिखोगे। राजस्पक is trying to perform which political act? बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है? सो ये बेसिकली इनको नेगोशिएशन के एक स्टैंड पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं इंडो पाक रिलेशन। अगेन सो ये फॉर्मर इंडियन डॉक्टर मनमोहन सिंह है, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को एज अ पजल शो किया गया है, इशू जो बताता है कि कैसे कश्मीर डिस्प्यूट को
बात कर रहे हैं, टेररिज्म, वाटर डिस्प्यूट, इन सबको लेकर के बात हो रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो कई बार वॉर तक आ चुके हैं बट हुआ नहीं, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड ऑल ये तो होता ही रहता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्रीट सोल्यूशन। ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए आसान कार्टून होना चाहिए। लीडर शोन अगेन परवेज मुशर्रफ आप मेंटेन वो मेंशन करेंगे, मनमोहन सिंह। प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर डिस्प्यूट, टेररिज्म एंड वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। नेम ऑफ द बस सर्विस एंड ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So you have, I'm leaving this question to you all. You have to answer to me in the comment section. Kashmir, the bone of contention between the two. How is the one? तो क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है कश्मीर उनका है, इंडिया क्लेम करता है कि नहीं कश्मीर इंडिया का हमेशा से हिस्सा रहा है। So this is how India and Pakistan have had wars in which years? You can actually mention काफी बार हुआ है, 1965 में हुआ, 47 में हुआ, ठीक है। और भी आप बाकी इसके बाद, क्योंकि आपके बुक्स में मेनली दो हाईलाइट किए गए हैं, इसके बाद भी आप मेंशन कर सकते हो कारगिल वगैरह। ईस्ट एशियन नेशंस, वी विल हैव टू यूज टू इट। सो यहाँ पे ये कार्टून दिखाया गया है, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे क्योंकि 1991 के, तो ये इनिशिएटिव लाते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये लॉन्च की जाती है 1992 में कि ये कंट्री के लिए बेटर चीजें लाएगी। तो कंपटीशन क्योंकि उस वक्त काफी ज्यादा था, तो इंडिया ने अपने आप को अच्छा सेट करने के लिए इंडिया ने सारे के सारे आसियान नेशंस को रिपब्लिक डे पे एज चीफ गेस्ट 2018 में इनवाइट किया था। अगेन व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी? इफ यू गाइज रिमेंबर, एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में जो वो मॉडल यूज करते हैं कैपिटलिज्म वाला, we try to bring some of the elements of it into our economy. Shown man, clearly former finance minister Dr. Manmohan Singh. What did he do? उस वक्त एलपीजी वाला आइडिया इन्हीं का था बिकॉज इंडिया वॉज अबाउट टू गो टू बैंकक्रप्ट। वाई वर रिफॉर्म्स नीडेड? इंडिया की इकोनॉमी गिर चुकी थी, इंडिया बैंकक्रप्ट हो चुका था, ये सारे इश्यूज आपको इसमें डालने हैं। अब देखो ये है हमारा सार्क मेंबर्स वाला कार्टून कि पाक और इंडिया का चूंकि इन लोगों की बनती नहीं है और यही हेड है सार्क के, तो ये सार्क इम्पैक्टफुली काम नहीं कर पाता है। सो लीडर्स इन द कार्टून कौन कौन है? चाइना के हु जिनताओ, ठीक है, इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ। ये आपको आता है, आप पूरा कर सकते हो। What is shown here? SARC की inability to perform good because of not having good relation between China and India. Why SARC is unsuccessful? Where is ASEAN successful? क्योंकि SARC को हेड करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, आसियान में बाकी अदर मेंबर्स भी है, मतलब है तो सार्क में भी बट हेड नहीं करते ना आसियान में वहां पे। So mention the names of the countries which are marked as M, B, and S: Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and Maldives. ये हमारा कार्टून है अगेन परवेज मुशर्रफ वाला। देखते हैं ये क्या है। ये अटल बिहारी वाजपेयी है। परवेज मुशर्रफ इज एंग्री एट चाइना बिकॉज ये टू मच फ्रेंडली हो रहा था इंडिया से। तो पाकिस्तान एंड चाइना क्योंकि इनके काफी अच्छे रिलेशन शुरू हो गए थे पास्ट में, 71 तक आते आते हम देखते हैं इंडो पाक वॉर, चाइना यूएसए सपोर्टर्स पाकिस्तान ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो चाइना, इंडिया एंड चाइना का चूंकि 62 में भी वॉर हुआ था, ठीक है, एंड रिलेशन डेटेरेटेड बट नाउ इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो इंडिया एंड चाइना आर एक्सचेंजिंग अग्रीमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला था 65 में हुआ था, यस, बट 62 भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और एक्चुअली 71 भी लेना पड़ेगा। बांग्लादेश वाला भी तो इनडायरेक्टली था बट था। तो इंडिया चाइना एक्सचेंजिंग अग्रीमेंट्स है रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी। पाकिस्तान चाहता है चाइना टू स्टिक टू कोर इश्यूज विद इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नर्वस ऐसा करने में। और दूसरा कार्टून दिखाया गया है इंडिया पाक रिलेशन के और यूएसए का जो रोल एज अ साउथ एशियन रीजन में कैसे हो रहा है। तो यूएसए के चूंकि दोनों ही कंट्रीज से रिलेशन अच्छे थे उस वक्त, मीडिएटर का काम कर रहा था, तो ये एज अ रेफरी दिखाया गया है यूएसए हेयर। ये हमारा पाक है और ये इंडिया है, ठीक है। और अगेन वही इशू कश्मीर वाला। सो बोथ द कंट्रीज नेवर स्टॉप फाइटिंग ओवर द इश्यूज ऑफ दिस यूएन एंड ऑल। अब हम बात करते हैं मेंशन द नेम्स ऑफ द लीडर्स शोन, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मुशर्रफ, ठीक है। व्हाट डज इट प्रेजेंट?
द इश्यूज बिटवीन दोज टू कंट्री. व्हाट इज द कश्मीर इशू, वाई, कि कौन किसका इससे बिलोंग करता है. यूएन कैसे हेल्प कर सकता है इनकी सॉर्ट आउट कराने में मदद. मैंने आपको बताया था काफी टाइम बाद यूएन ने एक्चुअली इंटरवेन किया एंड दोनों को एक कंक्लूजन तक लाने की कोशिश करते हैं. अब ये आपका जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर है ना, उससे है. तो ये कार्टून शो करता है कि इसराइल को कैसे अटैक किया लेबनीज कंट्री ने, सेइंग इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हेजबोला. ठीक है. एंड आयरनी इज दैट कि यूएन के जो सेक्रेटरी है उस वक्त कोफी अन्नन थे. तो यूएन ने फिर भी नेसेसरी स्टेप नहीं लिया, बल्कि यूएन का काम क्या है, पीस मेंटेन करना ही तो है, बट स्टिल he was not able to do it. So why did Israel attack Lebanon in 2006? Again to control that militant group. Who is the person standing on the right? Here you have to see Kofi Annan. What message does it convey? It does convey कि UN होते हुए भी पीस मेंटेन नहीं हो पाई और वॉर हुआ. UN डिस्पाइट ऑफ बीइंग imperfect body should be abolished. Do you agree? So आंसर आप लिखोगे नहीं. एटलीस्ट उसके प्रेजेंस से जो वॉर होते हैं वो कम होते हैं. अगर वो नहीं हुआ तो फिर सब लोग जानवरों की तरह लड़ेंगे. फिर आता है हमारा ये वाला कार्टून. Finish your dinner. There are people in China, India who are starving. Finish your homework. There are people China and India who are starving for your job. तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए थे वो यहाँ शो करता है कि किस तरीके से कंट्रीज में जॉब्स ऑफ एक्सचेंज होता है. क्योंकि देखो सिलिकॉन वैली में यूएसए में ज्यादातर इंडियन डॉक्टर्स, पाकिस्तानी और इंडियन इंजीनियर्स डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे वो चल रहा है. तो मॉम एंड चाइल्ड आर शोन एज अ यूएस सिटीजन एंड कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ पे बात होती है. जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द विजन ऑफ बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन. क्योंकि अमेरिकन रिप्लेस हो रहे हैं, एशियन आ रहे हैं, एशियन होते हैं स्मार्ट इंटेलेक्चुअल, तो वो इनकी जॉब्स ले रहे हैं. सो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. तो कार्टून में इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाया गया है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए हैं मेनली ग्लोबलाइजेशन के. व्हाट डज यूएस प्रेसिडेंट्स बाय अमेरिकन हायर अमेरिका इंडिकेट, मतलब दूसरे देशों को नहीं आने दो, अपने देशों को नौकरी दो. तो ग्लोबलाइजेशन के क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. विच इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन शोन हियर, अगेन यू विल राइट इकोनॉमिक. ठीक है. अब देखते हैं ये वाला, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट. सो ये एटीट्यूशनल डिफरेंस दिखाया गया है ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ का. आप जानते होंगे ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं. दो आदमी दिखाए गए हैं. ये वाला डेवलपिंग कंट्री से है, ये डेवलप्ड है क्योंकि ये ह्यूज दिखाया गया है और ये अपने फिंगर क्रॉस किए हुए हैं. सो फॉर्मर इज रेडी टू सेव द वर्ल्ड, और बल्कि इसने अपनी उंगलियां क्रॉस की हुई हैं, तो ये ढोंग कर रहे हैं बचाने का. मीन्स ये फॉल्स कमिटमेंट बोल रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप कंट्रीज एनवायरमेंट को एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशन है, ऑलरेडी बड़े हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम एनवायरमेंट बचाएं या नहीं. वो सिर्फ फूल बना रहे हैं सबको, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज एक्टिवली इसमें हिस्सा ले रही हैं. ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आप मेंशन करोगे. नॉर्थ एंड साउथ में व्यूज कैसे डिफरेंट है, एक ढूंढ कर रहा है, एक एक्चुअली इन्वॉल्व होना चाहता है. कार्टून क्या सिग्निफाई कर रहा है, अगेन सेम चीज जो सेकंड में आएगी. सो ये कार्टून शो करता है कि आज का आदमी नेचर के लिए कितना ज्यादा ग्रीडी है, रिसोर्सेज के लिए कितना है. मतलब इतनी सारी, एक महीने का राशन है बट उसे एक साल का रखना है. ठीक है. सो रिसोर्सेज विल बी केप्ट ऑन यूजिंग लाइक दिस, नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर अ डेस्टिनेंट. तो यहाँ क्या दिखाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाया गया है. व्हाट कैन बी सेव फ्रॉम बीइंग स्कैर्ड एंड सो ऑन. ये पैसों का शिप. ये जेट हमारा कवर्ड है. यूएस सबसे ज्यादा क्योंकि अपने डिफेंस पे खर्चा करता है, तो एज अ हार्ड पावर यूएसए को यहाँ दिखाया गया है. ये यूएसए को शो करता है, ये यूएस की मिलिट्री पावर शो करता है, डिफेंस पे कितना खर्च करता है. व्हाट टाइप ऑफ हेजेमनी शोन है, यूनिपोलर वर्ल्ड. ठीक है. और हार्ड पावर हेजेमनी, जब आप मिलिट्री को एज अ टॉप पे रखते हो. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पुअर स्कैवेंजर्स की तरह दिखाई गई हैं, डस्टबिन से ये चीजें निकाल रही हैं. सो हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड. एंड लास्ट मैं इसी को कंसीडर करूंगी, ये भी मनी से कवर्ड है. व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस कार्टून,
ये इन्फ्लुएंस करता है डॉलर, डॉलर लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आज भी यूएस डॉलर्स में होते हैं, तो उसकी हेजेमनी दिखाई गई है। अब स्टूडेंट्स आई हैव टू गो फॉर द सेकेंड वन, आया राम गया राम। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस कार्टून। टू विच ईयर डज दिस कार्टून रेफर? ये कार्टून 67 का है, जब हमारे यहाँ पे सरकार डमाडोल चल रही थी। आया राम गया राम वॉज मेड फ्रॉम गया लाल, जो कि एमएलए थे हरियाणा में। तो ये पार्टी छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसको लेकर के, बिकॉज जो पार्टी पावर में आ रही थी ऑब्वियसली वो उससे खड़े होना चाहते थे। अब ये कार्टून है, एक्चुअली ये रिपीट हुआ है, ठीक है, अभी हम कर चुके हैं इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन, तो आई एम गोना स्किप दिस वन। Study the cartoon given carefully and answer the following question. तो name person holding in this hand save democracy, एक डेमोक्रेसी बचाना चाहता है। तो 5 people belong to which party? पहली बात तो ये किसने सेव डेमोक्रेसी का ये बैनर लेके रखा है? जयप्रकाश नारायण। रिमेंबर जब ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है वो एजिटेट कर रहे थे, करप्शन, लॉफुलनेस एंड वायलेंस के अगेंस्ट। तो 5 लोग ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये लोग एक्चुअली हमारे कांग्रेस से है। फिर बारी आती है 7, विच इलेक्शन वाज सॉट ऑन द सेव डेमोक्रेसी? 67 में तो नेहरू तुरंत गए थे, तो इंदिरा गांधी हैप्पीली आ गई थी, बट 77 के जो हमारे इलेक्शन है उनमें होती है भयंकर पावर स्ट्रगल वाली लड़ाई। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ 5 क्या इंटेंशन है पर्सन जो धरने पे बैठा हुआ है? इन कांग्रेस वालों को लग रहा है कि ये तो पावर लेने के लिए बैठा है, तो सबवर्ट कर देगा ये डेमोक्रेसी और क्योस कर देगा। विच इशू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ डेमोक्रेसी इन हाईलाइटेड इन द कार्टून? करप्शन, लॉफुलनेस एंड वायलेंस। अब बात करते हैं सीधा कार्टून बिलो एंड आंसरेबल क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या ये पपेट क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे कार्टून जो है वो दिखाया गया, पपेट सरकार को ही रिप्रेजेंट करता है। Does the role of such government in Indian constitution set up? तो कई बार क्या होता है, सरकार की जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स होती है वो कॉमन मैनिफेस्टो से निकल के आती है, बट पार्टीज उनको सिर्फ जीतने के लिए यूज करती है, बट लेटर ऑन दे डोंट वर्क अपॉन इट। सो व्हाट इज मेंट बाय सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड? इफ यू गाइज रिमेम्बर, हम कोलिशन एरा की बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे लीडर्स बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, एंड क्योंकि इन्होंने लीडर फिर अपने हिसाब से बिठा दिया तो उसको अपने हिसाब से डांस करवा रहे थे। सो मीनिंग ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इज दैट गवर्नमेंट हैविंग सपोर्ट ऑफ अ पार्टी और पार्टीज टू गेट अप्रूवल, ग्रीन सिग्नल ऑफ इट्स लाइफ। ये पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसी सरकारों को एंड पे ले आती है व्हेन दे डिजायर, ठीक है, अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो पार्टी से सपोर्ट खींचने का बोल देंगे। ये कार्टून क्या है? इंडियन पॉलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाई एनी 4 नेशनल लीडर्स फ्रॉम अबव कार्टून, मेंशन सीरियल नंबर ऑफ ईच। तो देखो ये तो है राजीव गांधी, इसमें नहीं दिख रहा है, सो आई गो विद द आंसर्स। वीपी सिंह, एल के आडवाणी, देवीलाल, ज्योति बासु। आप कोई 4 कर लेना, नॉट नेसेसरली सारी करो। Which was the most controversial issue of the period related to leader number 2? वीपी सिंह को लेकर के मंडल इशू को लेकर के जो है कांड हुआ था, अगर आपको याद हो, 1989 की बात है, ठीक है। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, 1990s में इन्होंने रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की थी, जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्व की जाएगी फॉर द कैटेगरी ऑफ ओबीसी। What was the position of party led by leader number 1 in the Lok Sabha election of 1989? Congress party led by Rajiv Gandhi won 197 seats in Lok Sabha in 1989. You should know the number by heart. ये हमारा पार्टीशन वाला सीन दिखाया गया है कि ये क्या डिपिक्ट करता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनल जोन्स एंड ऑल। ओके स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग दिस एंड मैं एक्चुअली आपको ये पीडीएफ बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। सो आई एम गोइंग फॉर जो हमारे सैम्पल पेपर्स है और लास्ट ईयर पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग 22-23 का है, यानी कि जस्ट लास्ट ईयर का। मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे जाऊंगी जो कि हमारा ये है, ठीक है। सो कार्टून वाला, क्योंकि कार्टून बेस्ड ही है ये। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन जो इंडिया एंड चाइना हुए थे 1960 में, पंडित नेहरू किस लीडर से बात कर रहे हैं चाइना के? लेट मी टेल यू ऑल, उस वक्त माओ थे।
दूसरा, नेम द प्लेस इन विच टेरिटरी विच वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन द ईयर 1962। अगर आप लोगों को याद हो, चाइना ने एक्चुअली अक्साई चीन को जो है वो कैप्चर कर लिया था। अब हम बात करते हैं, डैश वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। तो वीके कृष्णन मेनन थे उस वक्त के एक्चुअली हमारे डिफेंस मिनिस्टर। बाद में इनको रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज ये जो हमारा 62 में वॉर हुआ था उसको टाल नहीं पाए थे। नेम द अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन अप्रैल 29, 1954। इफ यू ऑल रिमेंबर, पीस, स्टैंडल, ताशकंद, ये कुछ नहीं था एक्चुअली, ये था हमारा पंचशील अग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें 5 चीजों को लेकर के बात हुई थी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर है, ये तो सीबीएसई ने इसी बार रिलीज किया है, वो वाला है ये। सो इट इज मोर अबाउट आइडेंटिफाई एनी 2 लीडर्स फ्रॉम द कार्टून हु हैड वॉन 1977 इलेक्शन। तो कोई भी दो आप लीडर्स, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, इनका नाम लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट लेट मी जूम इट फॉर यू ऑल। हम बात करते हैं मीसा क्या था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेहतर होगा आप लोग याद रखें। मेंटेनेंस, कहाँ लिखूं मैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। Why was Congress voted out of war? 1977 की बात है, ठीक है, voted out of power। कांग्रेस के गिरने का कारण था करप्शन, ठीक है, सेंसरशिप नहीं, मेन करप्शन ही जाएगा, सेंसरशिप ऑफ प्रेस जरूर जाएगी। लेकिन ये लोग लाए थे 42nd अमेंडमेंट, जिसमें इन्होंने लोकसभा का टेन्योर 6 साल कर दिया था, ठीक है, एंड मिसयूज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे लीडर्स एंड पुलिस वालों को सलाखों के पीछे डाला था। अब एक और है मेरे पास, ये 2020-21 का है। तो अगेन यूएन एंड वॉर। ये कार्टून डिपिक्ट क्या करता है कि यूएन के होते हुए भी जो है वो कुछ ये वॉर को टाल नहीं पाए एंड स्टिल इट अकर्ड। व्हाट हैव बीन द रीजन फॉर इमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस ऑन यूएन? क्योंकि यूएन के जो मेन एजेंसीज हैं और जो इसके ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स यूएसए में हैं, एंड यूएसए इज अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन's बजट। So is the cartoon still relevant? You can say somewhere true. It still कहीं ना कहीं यूएस जो है इम्पैक्ट करता है चीजों को। एंड दैट्स इट गाइस, हमें सिर्फ इतना ही करना था। एंड मैंने कुछ कार्टून्स मिस किए हैं, आप डेफिनेटली मेरी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो in order to know more. Thank you so much for watching it. I'll be updating regarding map as well, so don't worry about it. Bye bye for now and all the best for your exam.